अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से एक दफ़ा फिर आपके सामने मौजूद हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं। तो प्लीज़ जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। हमेशा की तरह व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वॉइस की सूरत में करेंगे ज़्यादा बेहतर होगा। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे साथ इतना कोऑपरेट कर रहे हैं, इंटैक्ट हैं। आपको इसी तरह इंटैक्ट रहना है, कमेंट्स करने हैं, फीडबैक देना है ताकि हम और बेहतरी की तरफ दिन ब दिन बढ़ते रहें। अच्छा, आज की जो स्टोरी पहली है ये हमें अनम अली साहिबा ने भेजी है और ये बताती हैं कि ये बेसिकली मिडिल ईस्ट के एक कंट्री में रहती हैं। ये बताती हैं कि अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो काफ़ी लंबी मुसाफत है, वो आपको तय करनी पड़ती है। और ये जो मुसाफत है इसके दरमियान में रेगिस्तान भी आते हैं, पहाड़ भी आते हैं, सहरा भी आते हैं। यानी आपको एक सुनसान और वीरान इलाके से गुज़रना होता है, तब आप एक शहर से दूसरे शहर में जा और आ सकते हैं। ये बताती हैं कि इनके पास वहाँ पे अपनी गाड़ी मौजूद है और इनकी फैमिली को अगर कहीं जाना आना होता है तो यूजुअली यही ड्राइव करती हैं। और इनके ऊपर ही जिम्मेदारी है कि वो अगर किसी को कहीं जाना है या आना है तो ये लेके आएंगी या लेके जाएंगी। ये बताती हैं कि इसी तरह 2020 की बात है और इनकी जो एक कज़न है वो दूसरे शहर में आई हुई थी और इन्होंने ये प्लान किया था कि उनको जाके लेके आ जाएंगे। 3-4 दिन वो यहाँ पे रह लेंगी, उसके बाद वापस ये पाकिस्तान चली जाएंगी। अब ये इसी तैयारी में निकली और तकरीबन मगरिब के बाद ये निकली और इन्होंने ये सोचा कि तकरीबन 3.5-4 घंटे का रास्ता है तो होपफुली मैं 10-11 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाऊँगी। रास्ता अगेन ये बताती हैं कि वैसे ही रास्ता था कि चारों तरफ पहाड़ मौजूद थे, इसके अलावा कुछ थोड़ा सा सहरा का हिस्सा भी था जो रास्ते में आया करता था। इनके साथ इनके एक भाई मौजूद थे और इनकी जो छोटी वाली बहन है वो मौजूद थी, क्योंकि जो लोग आ रहे थे वो भी 2-3 लोग थे। अब ये बताती हैं कि हम लोग बहुत एंजॉय करते हुए जा रहे थे और हम लोगों ने गाने वगैरह भी लगाए हुए थे। हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि जो हमारे रिश्तेदार या हमारे जानने वाले आ रहे थे ये हमारे बहुत करीबी रिश्तेदार थे और बहुत अच्छे हमारे इनसे ताल्लुकात थे, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी और ये हमारे साथ बहुत अच्छा रहे थे माजी में। ये बताती हैं कि मैं इन्हीं ख़यालात में गुम थी और ड्राइव कर रही थी तो मैंने ये देखा कि सामने जब लाइट पड़ती है आपको तो काफ़ी लॉन्ग तक आपको, यानी आपका जो व्यू होता है बड़ा क्लियर होता है। तो इनकी जो लाइट पड़ रही थी तो उन्होंने देखा कि लेफ़्ट साइड पे एक औरत है या कोई एक खातून है जो चलती हुई जा रही हैं और उनके हाथ में एक स्टिक मौजूद है जो कि आमतौर पे जो बूढ़ी ख़वातीन वगैरह हुआ करती हैं उनके पास होती है और वो झुकी हुई चल रही हैं। तो जिससे पीछे से देखने पे यही इम्प्रेशन आ रहा है कि ये कोई बड़ी उम्र की खातून है जो यहाँ से गुज़र रही हैं। अब जब हमने पहली दफ़ा ये देखा तो हम सोचने लगे कि इतनी रात में इस वीरान और सुनसान इलाके में, इस रेगिस्तान के अंदर ये खातून क्या कर रही हैं। यहाँ पे तो दूर दूर तक कोई घर भी मौजूद नहीं है, ना कोई रिहाइश का इंतज़ाम है, ना कोई पेट्रोल पंप है, ना कोई होटल है। अब हम इन्हीं ख़यालात में घूमते और मुख्तलिफ़ बातें हमारे जहन में आ रही थी। जो पीछे इनकी बहन बैठी हुई थी तो उन्होंने इनको कहा कि रोक लो आप ही, रोक के इनको लिफ्ट दे दो, हो सकता है किसी परेशानी में हो ये। अब जब इन्होंने अपनी बहन की ये बात सुनी तो इनके जहन में भी आया कि हो सकता है कोई परेशान औरत हो, मजबूरी में फंसी हुई हो यहाँ पे। एक तो बड़ी उम्र की औरत है, दूसरा ये कि यहाँ से निकलेगी कैसे, इस शहर में कैसे आएगी। इन्हीं ख़यालात को बुनियाद बनाते हुए इन्होंने सोचा कि मैं गाड़ी करीब जाके रोक देती हूँ और इनसे पूछती हूँ कि आपको कहाँ जाना है, मैं अगर आगे तक आपको छोड़ सकूँ तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। ये बताती हैं कि आहिस्ता आहिस्ता मैंने गाड़ी स्लो करना शुरू की और तकरीबन वो जो औरत चल रही थी उसके 7-8 मीटर के करीब पहुँच चुकी थी मेरी गाड़ी। तो जो मेरी बहन थी उसने खिड़की खोली और वहाँ से उसने चीख के पूछा कि आपको कहाँ जाना है, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। अब गाड़ी मैंने स्लो की हुई थी तो मुझे पता था कि ये औरत कोई ना कोई रिप्लाई करेगी और हम इसको जैसे हमने सोचा था लिफ्ट दे देंगे, आगे तक छोड़ देंगे। लेकिन इनकी बहन के उस सवाल पे उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, वो वैसे ही आगे की तरफ चलती रही। अब ये बताती हैं कि दोबारा से इनकी बहन ने चीख के अरबी में पूछा कि भाई आप यहाँ पे क्या कर रही हैं, अगर आपको आगे जाना है तो हम आगे तक छोड़ देंगे, आप किसी परेशानी में हैं तो हमें बताइए। दूसरी दफ़ा पूछने के ऊपर भी कोई जवाब नहीं दिया। अब ये बताती हैं कि तीसरी दफ़ा मैंने सोचा कि मैं पूछ लेती हूँ। मैंने जो शीशा था उसको नीचे किया और मैंने चीख के पूछा कि बड़ी भी कहाँ जा रही हैं, आपको कहाँ जाना है, मुझे बताएं, हो सकता है मैं आपकी मदद कर सकूँ। अब ये बताती हैं कि जैसे ही मैंने ये पूछा
तो वो जो औरत थी एकदम से वो पलटी, वो कुबड़ी थी और उसकी जो आँखें थी वो बहुत ज़्यादा जैसे चमक रही होती हैं, बिल्ली की आँखें जैसे चमकती हैं उस तरह की चमक रही थी। अंधेरे में वाज़े उसकी शक्ल पता चल रही थी और उसकी शक्ल देख के ऐसा लग रहा था कि लाखों झुर्रियाँ उसके चेहरे पे मौजूद हैं। बहुत ही कोई झुलसा हुआ सा, बहुत ही कोई भयानक सा उसका चेहरा है। ये देखने के बाद तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई और मैंने सोचा कि यहाँ से निकलना बेहतर है, इनको लिफ्ट नहीं दे सकते, ये मुझे किसी भी तरह इंसान नहीं लग रही हैं। मैं इन्हीं ख्यालात में गुम थी और मैंने पीछे मुड़ के अपनी बहन की तरफ जैसे ही देखा तो इसी दौरानिए में वो जो औरत थी वो एकदम से भागती हुई आई। उसने खिड़की में से हाथ डाला और जो मेरी बहन पीछे बैठी हुई थी उसके बाल पकड़ के बाहर की तरफ खींचने लगी। ये बताती हैं कि ये सब कुछ इतना सडन हुआ, ये हमारी समझ नहीं आया कि हमारे साथ हुआ क्या है। बहरहाल इन्होंने एक्सीलेटर पे पाँव दिया और जैसे ही गाड़ी इन्होंने आगे की तरफ भगाई तो वो जो औरत थी बूढ़ी, जो इनकी बहन के बाल खींचना चाह रही थी या उनको पकड़ के बाहर निकालना चाह रही थी, उसके हाथ से इनकी बहन के बाल छूट गए और गाड़ी भगाते हुए लोग आगे की तरफ निकले तो इन्होंने देखा कि वो जो औरत है वो भागती हुई इनके पीछे की तरफ आ रही है, जिससे चला नहीं जा रहा था, जो झुकी हुई थी, जो कुबड़ों की तरह बिहेव कर रही थी, जिसके पास एक स्टिक मौजूद थी। अब वो बाकायदा भाग रही थी और उनके पीछे आ रही थी। ये बताती हैं क्योंकि मैं गाड़ी में थी, मैंने जाहिर सी बात है स्पीड इसकी बढ़ाई और एकदम एक्सीलेट किया और 100 से ऊपर स्पीड पे मैं ले गई इसको। उसके बावजूद भी मुझे काफ़ी देर तक ये महसूस हुआ कि जैसे पीछे वो भाग रही है और जितनी स्पीड से गाड़ी चल रही है उतनी स्पीड से वो औरत पीछे भाग रही है। बहरहाल ये बताती हैं कि इसी दौरानी में जो हम लोग फैमिली मेम्बर्स थे सारे, सब ने आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ना शुरू कर दी थी और सबको अंदाज़ा हो चुका था कि ये नॉर्मल कोई औरत नहीं है, ये जो भी है ये हमें नुकसान पहुंचाना चाहती थी और अल्लाह का शुक्र है कि हम वहाँ से निकल गए। अब ये बताती हैं कि जैसे तैसे करके हम वहाँ पहुँचे, जिन साहिबा को या फैमिली को हमें वहाँ से पिक करना था उनको हम लोगों ने पिक किया और इसी दौरानी में जो इनकी बहन थी जिनके बाल पकड़ के उस औरत ने खींचने की कोशिश की थी बाहर की तरफ, वो बीमार हो चुकी थी और उसको देख के अंदाज़ा हो रहा था कि जैसे वो बुखार में तप रही है। अब ये बताती हैं कि जैसे तैसे हमने रास्ता बदल के अपना जो घर था उस तरफ हम लोग आए और आके अपनी बहन को डॉक्टर वगैरह को दिखाया तो उसको शदीद बुखार हो रहा था। इसके अलावा जो इनकी मदर हैं और इनकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्होंने इनकी बहन पे दम वगैरह किया और पानी आयत वगैरह पढ़ के उसको पिलाया। तो ये बताती हैं ग्रेजुअली अल्लाह का शुक्र है कि इनकी बहन की तबीयत बेहतर हो गई। अब ये बताती हैं कि उसके बाद से हम लोगों ने तौबा कर ली कि कभी भी हम अकेले नहीं जाएंगे और ख़ास तौर पे वो जो रूट हमने पहले लिया था उस रूट से तो कभी भी नहीं जाएंगे, क्योंकि एक दफ़ा हम उस औरत से मिल चुके हैं और अब हम नहीं चाहते कि कभी भी हमारा उस औरत से दोबारा सामना हो। अच्छा, इसी तरह एक स्टोरी है, ये हमें भेजी है अली अहमद साहब ने और ये बताते हैं कि ये अर्ली 80s की या 82 की इस तरह की बात है और इस तरह से था कि इनके जो फादर थे वो आज भी बहुत बड़े एक ट्रांसपोर्टर हैं। उस वक्त भी वो ट्रांसपोर्टेशन का काम किया करते थे। तो इनके जो फादर थे उनकी उस वक्त भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ थीं। तो इनके फादर की प्रैक्टिस थी कि जो इनकी गाड़ियाँ वगैरह शहर में चला करती थी कराची के अंदर, तो उसकी जो भी कलेक्शन होती थी, अमाउंट वगैरह होती थी, या रात में जाते थे 8 बजे 9 बजे के करीब और पूरे शहर में जहाँ जहाँ इनकी गाड़ियाँ होती थी वहाँ जाके ड्राइवर से या जो भी साहब थे उनसे मिलते थे, उनसे जाके पैसे कलेक्ट करते थे और कलेक्शन करने के बाद वापस आ जाया करते थे। अच्छा, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इनको कलेक्शन करने में एक तो देर हो गई और देर होने के बावजूद भी ऐसा हुआ कि तकरीबन रात के पौने 1 बजे का टाइम था और एक जो ड्राइवर था उससे कलेक्शन होना बाकी थी। अब ये काफ़ी देर तक सोचते रहे कि मैं जाऊं या ना जाऊं। अब इनकी आदत ये भी थी कि ये चाहते थे कि हाथ के हाथ पैसे जो है वो मिल जाएं, मामला क्लियर हो, लेन देन जो भी हिसाब किताब है वो क्लियर होना चाहिए। तो इन्हीं ख्यालात को बुनियाद बना के उन्होंने सोचा कि मैं चला जाता हूँ और जाके उस ड्राइवर से पैसे ले लूँगा और वापस आ जाऊँगा। तो ये मलीर की तरफ का रास्ता बताते हैं कि मलीर के करीब कहीं वो ड्राइवर मौजूद था। खैर, इनके जो फादर थे वो वहाँ पे गए और वो बंदा भी इनका वेट कर रहा था और इनके फादर ने जाके उससे पैसे वगैरह लिए और पैसे लेने के बाद उसको कहा कि ठीक है मैं चलता हूँ, अब कल आपसे मुलाकात होगी। जो इनकी प्रैक्टिस थी, रोज़ाना पैसे ले लिया करते थे। अब ये बताते हैं कि जैसे ही पैसे इन्होंने कलेक्ट किए और पैसे कलेक्ट करने के बाद ये आगे जाने लगे तो थोड़ा सा ही आगे गए होंगे कि एकदम से इनकी जो बाइक थी, ये बाइक इस्तेमाल किया करते थे उस वक्त भी, तो उसने एकदम झटके लेना शुरू कर दिए। यूजुअली ये एक्सपेक्ट नहीं किया करते थे कि बाइक इनकी ख़राब हो जाए या बंद हो जाए, क्योंकि इनका काम ही कलेक्शन करना था पैसों की और बाइक इन्होंने बड़ी अप टू डेट रखी हुई थी।
बहरहाल जब इनकी बाइक ने झटके लिए तो ये थोड़ा सा परेशान हुए कि एकदम क्या हो गया ऐसा कि बाइक बंद होने लगी है। और ऐसे ही हुआ कि फाइनली इनकी बाइक जो है वो एक पेड़ के नीचे जाके, जो कि बरगद का पेड़ था, वहाँ जाके वो बिल्कुल बंद हो गई। पहले तो इनकी समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है। बहरहाल फिर अपने तौर पे इन्होंने कोशिशें शुरू कर दी। रात के 2 या 3 बजे का टाइम हो चुका था, परेशान थे, कोई करीब जवार में मौजूद नहीं था। लिहाजा उन्होंने जो भी प्लग वगैरह था उसको निकाल के साफ़ करके दोबारा कोशिश की कि मैं उसको स्टार्ट कर सकूं। ये इन्हीं ख्यालात में गुम थे, बाइक इनकी स्टार्ट नहीं हो पा रही थी कि इन्होंने देखा कि लेफ़्ट साइड से जहाँ ये बैठे हुए थे वहाँ से जो है एक औरत ने चल के इनकी तरफ आना शुरू किया है। और वो कोई बड़ी वेल ड्रेस्ड है और बहुत ही कोई धीमी सी उसने खुशबू लगाई हुई है। इनके फादर बताते हैं कि जैसे जैसे वो करीब होती चली जा रही थी तो एकदम से कुछ होता चला जा रहा था। मतलब इनका दिल चाह रहा था कि वो उस औरत से बात करें, उससे हाल अहवाल पूछें, उससे पूछें कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, और उसको अगर हो सके तो उसके घर तक छोड़ दें। जो एक नॉर्मली अट्रैक्शन पैदा हो जाती है आपके जहन में औरत को देख के, वही सारी अट्रैक्शंस इनके फादर के जहन में पैदा हो चुकी थी और ये मतलब मुकम्मल तौर पे उसके बस में हो चुके थे। अब ये बताते हैं कि जैसे जैसे वो औरत करीब आई, करीब आके उसने इनकी तरफ देख के, यानी इनके फादर की तरफ देख के मुस्कुराना शुरू कर दिया। अब जो इनके फादर थे, जाहिर सी बात है, उन्होंने देखा कि एक औरत है जो बहुत हसीन और जमील है और मेरे करीब आके खड़ी हो गई है और मुझे देख के मुस्कुरा रही है। तो उन्होंने भी उसको देख के मुस्कुराना शुरू कर दिया। बहरहाल देखते ही देखते जब इनके फादर की नज़र उस औरत के कपड़ों पे पड़ी तो कपड़े बड़े कदीम थे, जैसे कोई राजस्थानी ख़वातीन वगैरह पहना करती थी ओल्ड, उस तरह के कपड़े उसने पहने हुए थे। अब इनके फादर ने जब ये कपड़े देखे तो थोड़ा सा उनको ताज्जुब हुआ, क्योंकि उस दौर में भी जाहिर सी बात है कि इतने पुराने कपड़े नहीं पहना करते थे लोग यहाँ पे। और नॉर्मली ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि कराची में कोई औरत इतनी रात में इस तरह के कपड़े पहन के इनके पास आके खड़ी हो जाएगी। अब बहरहाल ये बताते हैं कि जैसे ही जैसे उन्होंने लिबास से भी नीचे की तरफ देखना शुरू किया तो उनकी जब नज़र उसके पाँव पे पड़ी तो उसके जो पाँव थे वो बाकायदा टेढ़े थे, जैसे नॉर्मली आम इंसानों के हुआ करते हैं वैसे पाँव नहीं थे, थोड़े से टेढ़े पाँव थे। अब जब इन्होंने उसके पाँव देखे तो उसको देख के अंदाज़ा हो गया इनको कि ये यकीनन कोई औरत नहीं है, ये कोई चुड़ैल है जो मेरे करीब आके खड़ी हो चुकी है। अच्छा, वो जो औरत थी वो इनको देख रही थी और मुसलसल मुस्कुरा रही थी और उसको भी पता चल चुका था कि इन्होंने उसके पाँव देख लिए हैं। इनकी अब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। ये सकते किसी हालत में मौजूद थे और इनके मुँह से अल्फाज अदा नहीं हो रहे थे। ये उठना चाह रहे थे तो उठ नहीं पा रहे थे, ये कुछ बोलना चाहते थे तो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। खैर जैसे तैसे करके इनके मुंह से अल्फाज निकले और इन्होंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की और अपनी बाइक को लेके आगे की तरफ भागना शुरू किया। अब ये बताते हैं कि जैसे जैसे इनके फादर जो है वो आगे बढ़ते चले आ रहे थे, वो जो औरत थी वो बाकायदा बड़े इत्मीनान के साथ उनके पीछे पीछे आ रही थी, जैसे उसको यकीन था कि कहीं नहीं भाग सकते, ना ये कहीं जा सकते हैं। खैर आयतल कुर्सी पढ़ते पढ़ते इनके फादर ने एकदम से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की और जब स्टार्ट की तो वो बाइक स्टार्ट हो गई इनकी। और जब बाइक इनकी स्टार्ट हुई तो उन्होंने वहाँ से भगाना शुरू किया और ज़ोर ज़ोर से आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए जैसे तैसे घर पहुँचे। और जब घर पहुँचे तो यूजुअली जैसे होता है कि उनको शदीद बुखार हो चुका था और फिर वो मस्जिद के जो इमाम साहब थे उनसे रब्ता किया गया। उन्होंने चेक किया तो उन्होंने यही बताया कि आपका जो सामना है वो बेसिकली एक चुड़ैल से हुआ था। अल्लाह का शुक्र है कि आप खैर खैरियत से वापस आ गए। ये बताते हैं कि तकरीबन 1 हफ़्ते तक इनके जो फादर हैं वो बीमार रहे। उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि ग्रेजुअली उनकी तबीयत बेहतर हुई और बाकी जो इमाम साहब थे उन्होंने भी काफ़ी दफ़ा इन पे दम दुरूद किया और कोई तावीज़ भी शायद उन्होंने दिया था इनको कि ये आपको पहन के रखना है और कोशिश करनी है कि आइंदा से उस तरफ ख़ास तौर पर रात में नहीं जाना है आपको। अच्छा, आज की जो ये तीसरी स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये एक मैसेज भी है हमारे लिए। तो ये हमें भेजी है हमारे एक दोस्त हैं इंडिया से, अर्जुन साहब। तो इन्होंने ये स्टोरी भेजी है और ये बताते हैं कि ये 2009-10 की बात थी और ये उस वक्त इंडिया में रहा करते थे। तो इनकी जो एक फ्रेंड थी वो फ्रेंड इनसे मिलने आई हुई थी, यानी कि वो इंडिया में नहीं रहती थी, इनकी एक फॉरेनर फ्रेंड थी जो इनसे मिलने ख़ास तौर पे इंडिया आई हुई थी। अब ये बताते हैं कि इसी तरह होता था कि मैं जब वो आई हुई थी तो लेट नाइट हम लोग घूमा फिरा करते थे, पार्टी किया करते थे। इसी तरह बताते हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं किसी भी वजह से उसके पास नहीं जा सका, यानी पूरे दिन मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई। तो जो मेरी फ्रेंड थी उसने मुझे तकरीबन 12:30-1 बजे रात को मैसेज किया कि मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, आ जाओ ज़रा, फिर बाहर चलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और पार्टी करेंगे।
अब ये जाहिर सी बात है, मैसेज उन्होंने देखा तो ये भी बेचैन हो गए कि बस किसी भी तरह उनके पास पहुंच जाएं। और ये तैयार हुए। तैयार होने के बाद इन्होंने परफ्यूम वगैरह लगाया और जो भी तैयारियां की जाती हैं वो सारी इन्होंने तैयारियां की और बड़े खुशी खुशी ये घर से निकले। अब ये बताते हैं कि रात का टाइम था। घर वाले जो है वो जाहिर सी बातें इन पे शक पहले ही किया करते थे। तो इन्होंने सोचा कि अगर मैं फ्रंट वाले गेट से निकलूँगा तो पूरे घर वाले मुझे देख लेंगे, कोई ना कोई जाग रहा होगा। तो इन्होंने ये सोचा कि जो बैक साइड वाला रास्ता है वो मैं पकड़ लेता हूँ, वहाँ से मैं निकलूँगा तो मेरे जो घर वाले हैं वो भी मुझे इतनी लेट जाते हुए नहीं देख सकेंगे। हाँ, ये है कि वो जो रास्ता है वो थोड़ा सा वीरान है। रास्ते में कब्रिस्तान आया करता है। जैसे ही कब्रिस्तान को क्रॉस करते हैं वहाँ पे एक रोड शुरू हो जाता है और वहाँ से फिर ये रोड से रक्षा वगैरह लेके उस लड़की के पास पहुँच जाएंगे। ये इन्हीं ख्यालात और खुशफहमियों में मुब्तला थे। तो कब्रिस्तान के अंदर जैसे ही ये एंटर हुए तो इन्होंने देखा कि सामने की तरफ से एक औरत है जो चलती हुई इनके करीब आ रही है। पहले तो इन्होंने बड़ा नॉर्मल लिया और इन्होंने सोचा कि हो सकता है भाई किसी भी काम से आई हुई हो या कोई काम हो उसको यहाँ पे। लेकिन ये बताते हैं कि जैसे जैसे वो करीब आती गई तो इनको अंदाज़ा होता गया कि वो जो औरत है उसका जो हुलिया है वो बहुत अजीब सा है और बड़े अजीब से उसने बेढंगे से कपड़े पहने हुए हैं। जैसे कि बताते हैं कि बच्चों के जैसे आपने खाना वगैरह खा रहे होते हैं तो आप एक जो है उसको नैपकिन या रुमाल लगा देते हैं, तो उस तरह का रुमाल उसके लगा हुआ था कपड़ों में। उसके अलावा उसके जो कपड़े थे वो बड़े कोई ओल्ड अंग्रेज़ जैसे पहना करते थे, जैसे ख़वातीन उनकी पहना करती थी, उस तरह के अपने कपड़े पहने हुए उसने। और जैसे जैसे वो करीब आती चली जा रही है तो उसका चेहरा वाज़े होता चला जा रहा है, जो कि एक बहुत भयानक चेहरा है। उसके बिखरे बिखरे से बाल हैं, उसकी बहुत बड़ी बड़ी सी आँखें हैं जो एक्स्ट्रा बड़ी हैं। बहरहाल जब मुकम्मल तौर पे वो करीब आ गई तो उस औरत ने इनको रोक के बोला कि मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे तांगे में बैठा के अस्पताल ले चलो। अच्छा, जब इन्होंने ये सुना तो बड़ा हैरान हुए। इन्होंने बोला यार ये औरत रात में कब्रिस्तान में मिली है और मुझे इस तरह कह रही है, ना मैं इसको जानता हूँ ना ये मुझे जानती है। बहरहाल इसी दौरानी में जब मैं इन ख्यालात में मुब्तला था कि मैं इसको क्या जवाब दूँ, तो एकदम से मैंने जो मंज़र देखा उसको देख के मेरी हालत बुरी हो गई। मैंने देखा कि वो जो औरत है मुझसे ये कहने के बाद जैसे ही उसने अपनी ज़बान निकाली तो उसकी ज़बान निकल के बाकायदा बाहर लटक गई और तकरीबन 5 से 6 इंच की मज़ीद ज़बान उसकी बाहर निकली हुई थी और लटकी हुई थी। और उस ज़बान के साथ वो मुस्कुरा के मुझे देख रही थी। और देखते ही देखते उसने फिर मुझे दोबारा बोला कि जल्दी से मुझे तांगा मंगवा के दे दो, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे अस्पताल जाना है। अब ये बताते हैं कि जब उसने दूसरी दफ़ा ये कहा तो मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया और मैं बिल्कुल माऊफ हो चुका था। मेरी समझ नहीं आ रहा था मैं उसको क्या बोलूँ, क्या करूँ। इसी दौरानिए में ये बताते हैं कि जब इनकी नज़र उसके पैरों पे पड़ी तो बाकायदा जो उसका एक पैर था वो पीछे की तरफ मुड़ा हुआ था और जो दूसरा पैर था वो आधा टेढ़ा था। जब इन्होंने उसके दोनों पैर देखे तो ये फ़ौरन पलटे और उन्होंने भागना शुरू किया और भागते भागते जैसे तैसे ये कब्रिस्तान के गेट से बाहर निकले। अब जैसे ही ये कब्रिस्तान के गेट से बाहर आए तो इन्होंने देखा कि वही औरत जो कब्रिस्तान के अंदर मौजूद थी वही कब्रिस्तान के बाहर खड़ी हुई है और वैसे ही उसकी ज़बान बाहर निकली हुई है, उसके पैर टेढ़े हैं और इनको देख के मुस्कुरा रही है। अब इनकी समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। पीछे जाऊं तो कब्रिस्तान है, आगे जाऊं तो ये औरत खड़ी हुई है। बहरहाल इसी दौरानिए में इन्होंने अपने लेफ़्ट साइड पे भागना शुरू किया। अब ये बताते हैं कि जैसे जैसे मैं भाग रहा था तो वो जो औरत थी वो मेरे पीछे पीछे भाग रही थी और वो बार बार मुझे बोल रही थी कि मुझे तांगा मंगवा के दे दो, मुझे अस्पताल जाना है। और मैं जितना तेज़ तेज़ भाग रहा था वो मुझसे भी ज़्यादा तेज़ भाग रही थी। हालांकि उसकी एक टांग जो है बिल्कुल उल्टी थी और एक टेढ़ी थी। ये बताते हैं कि जैसे तैसे मैं उस रिक्शे वाले की बदौलत अपने घर वापस आया और जब मैं अपने घर पहुंचा तो मैंने सुकून का सांस लिया। रास्ते में वो जो रिक्शे वाला था उसको मैंने बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, तो उसने भी यही कंफर्म किया कि यहाँ पे इस तरह के साथ वाक़यात होते रहते हैं और ये जो औरत है ये अक्सर लोगों को नज़र आया करती है। और काफ़ी सारे लोग जो है इसको देखने के बाद हार्ट अटैक का शिकार हो चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। आप बहुत लकी थे कि आप खैरियत से वहाँ से निकल गए और बच के निकलने में कामयाब हो गए। ये बताते हैं कि ये सारी बातें सुनने के बाद इन्होंने तौबा कर ली कि आज के बाद कभी भी लेट नाइट किसी के पास नहीं जाऊंगा, किसी की बातों में नहीं आऊँगा, वरना कभी भी मेरा दोबारा इस तरह की मखलूक से सामना हो सकता है। गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें कि अल्लाह हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, कामयाबी दे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।